नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा पारिवारिक मसले पर बात करेंगे। वो स्थिति जब पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, मगर पति या उसके घर वाले उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं होते हैं। इस मुद्दे को थोड़ा और समझने के लिए हमारे पास एक स्रोत है, दाम्पत्य जीवन बचाएं, कानूनी और व्यवहारिक मार्गदर्शन। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की सिचुएशन के पीछे के आम कारणों को समझें और उन प्रैक्टिकल और कानूनी रास्तों को जानें जो रिश्ते को बचाने पर जोर देते हैं, और हाँ, उन आम चूकों से बचें जो लोग अक्सर अनजाने में कर जाते हैं। ये यकीनन एक इमोशनली बहुत भारी पड़ने वाली स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, इस तरह की परेशानियां सुनने में जितनी अजीब लगती हैं उतनी असामान्य हैं नहीं असल में। और इन्हें सुलझाने के लिए बहुत ही धैर्य, सावधानी और हाँ, समझदारी से कदम उठाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी दिशा में कुछ गाइडेंस देने का प्रयास करती है। एक वजह बन रहा है हाँ, मतलब स्रोत ऐसा इशारा करता है कि इससे बाहरी संबंधों को लेकर तनाव शायद बढ़ रहा है, क्योंकि कानूनी डर शायद कम हुआ है, भले ही रिश्ते पर असर उतना ही बुरा हो। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल, भले ही ये अब आईपीसी के तहत अपराध न हो, लेकिन विश्वास पर इसकी चोट वो तो बहुत गहरी होती है, जो किसी भी रिश्ते की नींव है। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर ये स्रोत रोशनी डालता है, वो है बाहरी पारिवारिक दखलंदाजी। अच्छा, हाँ, जिसे सामग्री में बड़े मजेदार ढंग से रिमोट कंट्रोल कहा गया है। ये इशारा करता है कि कैसे कई बार पति के फैसले असल में उसके अपने ना होकर उसकी माँ, पिता, भाई या बहन उनके प्रभाव में लिए जा रहे होते हैं। इससे पति पत्नी के बीच जाहिर कलह पैदा होती है। स्रोत कहता है कि ये तब होता है जब पति शायद अपने विवेक से काम नहीं ले रहा होता। पति अपने घर के लोगों की बातों में ज्यादा आ रहा है, हाँ, बिल्कुल जिससे उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। सही। और ऐसी स्थिति में स्रोत की सलाह बहुत प्रैक्टिकल लगती है। रिश्ते को टाइम दें, आपसी विश्वास बनाने पर काम करें। विश्वास बनाना। हाँ, बेकार की बहस से बचें, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और सबसे जरूरी, दूसरों के बहकावे में ना आए। ये सलाहें सुनने में तो आम लग सकती हैं, पर ऐसी नाजुक स्थिति में इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। विश्वास दोबारा बनाना वो एक धीमी प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। स्रोत में ईगो यानी अहंकार और गलत फहमियों का भी जिक्र है। बताया गया है कि कभी-कभी आपस में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश हो जाता है, या फिर छोटी छोटी बातों से गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, जैसे पति का किसी दूसरी महिला सहकर्मी से नॉर्मल बात करना, या पत्नी का अपने काम के सिलसिले में मेल कॉलीग्स के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताना। हाँ, बिल्कुल। ऐसी चीजें भी शक और मनमुटाव का कारण बन सकती हैं, खासकर अगर पहले से थोड़ी अनबन चल रही हो। और यहीं पर वो कम्युनिकेशन गैप, संवाद की कमी, वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर पति पत्नी खुलकर और ईमानदारी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी सी गलतफहमी भी बढ़कर खाई बन सकती है। लेकिन इन सब कारणों और शुरुआती दिक्कतों के बीच ये स्रोत एक बहुत बड़ी गलती के प्रति खास तौर पर आगाह करता है। अच्छा, वो क्या है? वो गलती है समस्या होती तुरंत एकदम से। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो अब नए भारतीय न्याय संहिता BNS में धारा 85 के तहत आती है और दहेज प्रताड़ना से जुड़ी है, या फिर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवा देना। स्रोत के अनुसार ये कदम क्यों इतना नुकसानदायक साबित होता है? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। उसका कहना है कि ये कदम उठाना अक्सर सबसे बड़ी भूल साबित होती है। क्यों? क्योंकि 498A या 85 BNS जैसे क्रिमिनल केस वो पति या उसके परिवार को साथ रहने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, बल्कि अगर बातचीत से सुलह की कोई धुंधली सी उम्मीद बची भी होती है, तो वो भी इन केसों के दर्ज होते ही लगभग खत्म हो जाती है। ये कदम रिश्ते को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करता है। स्रोत ये भी कहता है कि झूठे मुकदमे करके किसी को झुकाया नहीं जा सकता, बल्कि इससे पति और ससुराल वालों से दूरियां और बढ़ जाती हैं, जिससे समझौते के रास्ते बंद होकर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कानून गलत है या जरूरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए ये बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब लक्ष्य रिश्ता बचाना हो। हाँ, बिल्कुल। तो अगर सीधी कानूनी लड़ाई, खासकर क्रिमिनल केस फाइल करना सही पहला कदम नहीं है, तो फिर करना क्या चाहिए?
स्रोत इस बात पे जोर देता है कि समाधान पहले पर्सनल और फैमिली लेवल पर खोजना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पहला और सबसे जरूरी कदम है पति पत्नी के बीच सीधी खुली बातचीत। कोशिश करनी चाहिए कि बिना किसी तीसरे की मौजूदगी के वो अपनी समस्याएं और फीलिंग्स एक दूसरे के सामने रखें। अगर ये कोशिश नाकाम रहती है तो अगला कदम भरोसेमंद परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता या बड़ा भाई बहन उनको शामिल करना हो सकता है। स्रोत में अनौपचारिक पंचायत करने का भी सुझाव है। पंचायत मतलब कानूनी पंचायत? नहीं, यहाँ पंचायत का मतलब किसी कानूनी पंचायत से नहीं है, बल्कि परिवार के समझदार और निष्पक्ष सदस्यों या करीबी वेल विशर्स की मदद से बैठकर मसले को सुलझाने की कोशिश करने से है। अच्छा, समझें। और इस पारिवारिक बातचीत या पंचायत के बारे में स्रोत एक अहम सावधानी बरतने को कहता है ना? हाँ, एक बहुत जरूरी बात। स्रोत सलाह देता है कि इन पारिवारिक चर्चाओं में बाहरी यानी असंबंधित व्यक्तियों को शामिल करने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर बाहरी लोग मामले को सुलझाने के बजाय अपनी राय या सुनी सुनाई बातों से हाँ, गॉसिप वगैरह। गलतफहमियों को और बढ़ा देते हैं। इससे स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मामला परिवार के दायरे में ही सुलझ जाए। ठीक है। और एक और कड़ी चेतावनी जो स्रोत में दी गई है वो है धमकियों से बचने की। साफ तौर पर कहा गया है, धमकी करने से हमेशा घर बिखरता है। किसी भी तरह की धमकी, चाहे वो लीगल एक्शन की हो या किसी और तरह की, वो रिश्ते में कड़वाहट घोल देती है और सुलह की संभावनाओं को कम कर देती है। ये शक्ति प्रदर्शन का तरीका है, समाधान का नहीं। ये बात बहुत मायने रखती है। डर या दबाव में शायद कोई टेम्परेरी रूप से झुक जाए, लेकिन उससे रिश्ते में वो इज्जत और प्यार वापस नहीं आता जो लंबे समय तक साथ रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपसी बातचीत और पारिवारिक स्तर पर सुलह की कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं, पति या उसका परिवार साथ रखने को तैयार नहीं है, तब शायद कानूनी कदम उठाना जरूरी हो जाए। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, स्रोत शुरुआत में 498A, 5BNS और DV जैसे मामलों से बचने की सलाह देता है। तो फिर सुलह के इरादे से उठाया जाने वाला सही कानूनी रास्ता वो क्या सुझाया गया है? यहाँ स्रोत का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कानूनी रास्ता भी ऐसा चुना जाए जिसका पहला मकसद सजा दिलाना नहीं बल्कि विवाह को बचाना हो। इस लिहाज से स्रोत की पहली सलाह है कि सीधे कोर्ट जाने के बजाय पहले एक वकील से सलाह मशवरा करके पति को एक लीगल नोटिस भिजवाया जाए। लीगल नोटिस? हाँ, इस नोटिस का मकसद डराना नहीं बल्कि औपचारिक रूप से बातचीत का दरवाजा खोलना हो सकता है नोटिस मिलने पर पति या उसके परिवार वाले बातचीत के लिए तैयार हों और बैठकर बात करने से कोई हल निकल आए। ये एक तरह से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुलह का एक फॉर्मल अटेम्प्ट है। बिल्कुल। और अगर ये नोटिस वाला कदम भी काम ना करे तो? अगर नोटिस से भी बात नहीं बनती, तब स्रोत जिस कानूनी रास्ते की पुरजोर सिफारिश करता है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली या अंग्रेजी में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, RCR। ये समझना जरूरी है कि ये एक सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं। धारा 9, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, सुनने में थोड़ा ओल्ड फैशन सा लगता है। इससे असल में हासिल क्या होता है? स्रोत इसके फायदों के बारे में क्या बताता है? हाँ, शब्द शायद थोड़े पारंपरिक लगें, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पुनर्मिलन, रियूनियन। इसका मकसद पति या पत्नी जो भी बिना किसी वाजिब कारण के दूसरे से अलग रह रहा हो, उसे वापस साथ रहने के लिए अदालत द्वारा निर्देश दिलवाना है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि ये उन गलतफहमियों को दूर करके जो परिवार को बिखेर रही हैं, अलग हो रहे वैवाहिक संबंधों को फिर से स्थापित करने यानी उनकी बहाली करने का एक कानूनी जरिया है। और स्रोत इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे गिनाता है, खासकर पत्नी के नजरिए से जब वो रिश्ता बचाना चाहती है। स्ट्रेटेजिक फायदे? ये दिलचस्प है। क्या है वो फायदे? पहला बड़ा फायदा, अगर पत्नी धारा 9 का केस दायर करती है तो जब तक ये केस अदालत में चल रहा है तब तक पति के लिए आसानी से तलाक का केस दायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी ने तो पहले ही अदालत में कह दिया है कि वो साथ रहना चाहती है। ऐसे में पति के पास तलाक मांगने का कोई ठोस ग्राउंड उस समय शायद ना हो, जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि पत्नी के अलग रहने का कोई जायज कारण है या पत्नी खुद ही गलत है। ये पति के तलाक लेने के रास्ते में एक लीगल हर्डल खड़ी कर सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से तलाक को रोकने या टालने का तरीका हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक। और क्या फायदे हैं?
दूसरा फायदा यह है कि धारा 9 का केस दायर करने से अदालत के सामने पत्नी की इंटेंशन, उसकी मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो अपना घर बसाना चाहती है, परिवार चलाना चाहती है, वो शादी को खत्म नहीं करना चाहती। ये अदालत में उसकी इमेज को मजबूत करता है, खासकर अगर बाद में कोई और मामला सामने आता है। ये दिखाता है कि उसने पहले सुलह की कोशिश की थी। मतलब ये उसकी नीयत को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। और तीसरा फायदा? तीसरा फायदा तब सामने आता है जब पति इस धारा 9 की पिटीशन का विरोध करता है। अगर पति अदालत में आकर कहता है कि वो पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता, तो उसे इसके कारण बताने होंगे। अगर उसके कारण वाजिब नहीं लगते, तो उसकी अपनी गलत मंशा या जिद वो अदालत के सामने आ सकती है। ये इनडायरेक्टली पत्नी के पक्ष को मजबूत कर सकता है। तो ये वाकई सजा दिलाने के बजाय सुलह पर केंद्रित एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक कदम लगता है। जी ये सीधे टकराव के बजाय समाधान की दिशा में पहला कानूनी कदम है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर धारा 9 का केस दायर करने के बाद भी पति साथ रहने को राजी न हो या अदालत का आदेश भी न माने, क्या तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि अगर धारा 9 का प्रयास भी असफल रहता है, तब भी पत्नी के पास अन्य सिविल उपाय उपलब्ध रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भरण पोषण, मेंटेनेंस। वो अपने और अगर बच्चे हैं तो उनके गुजारे के लिए पति से आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है। ये मांग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी की जा सकती है या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी। स्रोत का मुख्य जोर इस बात पर है कि कानूनी सीढ़ी का पहला पायदान सुलह वाला होना चाहिए, टकराव वाला नहीं। वकील से सही सलाह लेना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस स्थिति में कौन सा कदम सबसे सही रहेगा। ये समझना जरूरी है कि कानूनी विकल्पों का एक क्रम है और स्रोत एक खास क्रम सुझा रहा है जो सुलह को प्राथमिकता देता है। अब एक और पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है, बच्चे। अगर पति पत्नी के बच्चे हैं तो उनकी मौजूदगी इस पूरी स्थिति को कैसे प्रभावित करती है? बच्चों का होना मामले को और भी सेंसिटिव बना देता है। सैद्धांतिक रूप से बच्चों की उपस्थिति पत्नी की स्थिति को मजबूत करनी चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली लाइफ है और बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप का साथ रहना जरूरी है। स्रोत इशारा करता है कि बच्चे होने पर समाज और परिवार से भी पत्नी को स्वीकार करने का दबाव ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन भी है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। वो क्या है? स्रोत चेतावनी देता है कि कई बार मुकदमेबाजी की कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि पति बच्चों की वजह से ही पत्नी को स्वीकार करने से कतराने लगता है, या फिर अगर वो पत्नी को रखने को तैयार हो भी जाए तो शायद बच्चों को पूरे मन से स्वीकार न करे, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। ये स्थिति बच्चों के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। स्रोत कुछ स्टडीज का हवाला देते हुए एक चिंताजनक बात कहता है कि जिन बच्चों के माँ बाप के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण होते हैं, उनमें से लगभग 80% बच्चों के भविष्य में अपराधी बनने या गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होने का खतरा रहता है। अब ये आंकड़ा कितना सटीक है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मूल संदेश साफ है। बच्चों के हित को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये वाकई गंभीर बात है। बच्चों का भविष्य किसी भी आपसी लड़ाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा और स्रोत के विश्लेषण को समेटते हुए मूल संदेश क्या निकलता है? मतलब सार क्या है? इस पूरी जानकारी का सार ये है कि अगर कोई पत्नी ऐसी स्थिति में है जहां पति या उसका परिवार उसे साथ नहीं रखना चाहता और वो खुद रिश्ता बचाना चाहती है, तो इस स्रोत के अनुसार सबसे प्रभावी तरीका है कि तुरंत कठोर संबंध तोड़ने वाले कानूनी झगड़े, खासकर 498A 5BNS जैसे क्रिमिनल मामलों, उनसे बचा जाए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपसी बातचीत, भरोसेमंद लोगों के जरिए पारिवारिक मध्यस्थता और गलतफहमियों को धैर्य से दूर करने की कोशिश। अगर ये सब नाकाम हो और कानूनी कार्रवाई जरूरी लगे, तो पहले उन सिविल उपायों का इस्तेमाल करें जिनका उद्देश्य सजा नहीं बल्कि सुलह और पुनर्मिलन है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9। स्रोत का निचोड़ यही है कि धैर्य, सही कानूनी रणनीति और विवाह को बचाने की सच्ची इच्छा, यही वो कुंजियां हैं जो शायद सफल परिणाम दिला सकें। क्रिमिनल मामले, खासकर अगर उनमें कड़वाहट ज्यादा हो, अक्सर सुलह के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। समस्या का समाधान टकराव बढ़ाने में नहीं बल्कि रिश्ते को जोड़ने के रास्ते खोजने में है, चाहे वो कितने भी मुश्किल लगे। ऐसी स्थिति से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत विचारणीय बातें हैं। निश्चित रूप से ये स्रोत हमें सिर्फ कानूनी धाराओं के बारे में नहीं बता रहा,
बल्कि एक पूरी सोच दे रहा है कि पहले जड़ को समझो, फिर वो रास्ता चुनो जो सुलह की गुंजाइश को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखे। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें कानूनी सलाह के साथ साथ मानवीय पहलू भी शामिल है। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मन में आता है। स्रोत ने शुरुआती तौर पर कठोर कानूनी कार्रवाई से बचने और पारिवारिक स्तर पर बातचीत और मध्यस्थता पर बहुत जोर दिया है। इसे देखते हुए सिर्फ कानूनी सलाह से हटकर ऐसी कौन सी अन्य सहायता प्रणालियां या काउंसलिंग रिसोर्सेज हो सकते हैं जो इन पारिवारिक स्तर की बातचीत और मध्यस्थता को सफल बनाने में मददगार साबित हो, खासकर उन मामलों में जहां आपसी संवाद बुरी तरह टूट चुका हो और परिवार के सदस्य भी शायद निष्पक्ष न रह पाए। ये सोचना जरूरी है कि कानूनी रास्ते पर चलने से पहले आपसी समझ बढ़ाने और संवाद को फिर से स्थापित करने के और क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं।